सभी साथियों को नमस्कार और स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब और कैसे आप सबकी पढ़ाई चल रही है? तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज से हम राजस्थान का भूगोल शुरू कर रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का सामान्य परिचय सबसे पहले बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो आप लोग क्या करें, एक 250 पेज का वाइड रजिस्टर बढ़िया तरीके से लेके क्लास में बैठे, क्योंकि डेली आपकी क्लास आएगी तो अच्छे से आप नोट्स बना पाओ। और इसके साथ में एक छोटी सी और बता देता हूँ, आप लगभग राजस्थान के 50 राजनीतिक मैप और राजस्थान के 50 ही प्राकृतिक मैप होने चाहिए, क्योंकि मैं पूरी ज्योग्राफी आपको मैप पर ही पढ़ाऊंगा। और मैप का होना बहुत ज़रूरी भी है कि आपको ये तो पता चले ना कि कौन सा जिला कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है। जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर कौन सा जिला आता है, उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर कौन सा जिला आता है। तो ये सारी चीज़ें हम मैप से ही क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी कल से एक अच्छा सा रजिस्टर बढ़िया वाले का मतलब कोई से फूल वूल लगे हुए तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि 200-250 पेज का होना चाहिए ताकि आपके नोट्स अच्छे तरीके से बन सके। और साथ में ये चीज़ें बाकी तो हम क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सिलेबस के बारे में जानते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा और हम कैसे क्या पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ में सिलेबस को नोट करें सबसे पहले। तो आज से हम वैसे तो शुरुआत तो फर्स्ट नंबर राजस्थान का सामान्य परिचय से पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय पहला नंबर, राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। तो साथ में सिलेबस लिखते रहें। 2 नंबर पर राजस्थान के कौन से होंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर पर अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जो हमारी नदियाँ होगी, है ना, अपवाह तंत्र यानी नदियों को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 नंबर पर जैसे राजस्थान की झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 नंबर पर जैसे सिंचाई परियोजना है तो सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजना, ठीक है। फिर 6 नंबर पर हम बात करेंगे तो राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 7 नंबर पर हम बात करेंगे तो राजस्थान की मिट्टी पढ़ेंगे, मिट्टी जो मृदा है उसके बारे में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो राजस्थान का सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, झीलें, इन बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 नंबर पर हम बात करेंगे तो औद्योगिक संस्थान, ठीक है। फिर 9 नंबर पर हम बात करेंगे उद्योग धंधे। वैसे आपको पता है कि जो ये 8 नंबर 9 नंबर है ना, ये राजस्थान के है तो उद्योगी, जो राजस्थान के उद्योग है ना वही टॉपिक है, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में पढ़ूंगा। एक संस्थान अलग पढ़ूंगा, दूसरा उद्योग धंधे अलग पढ़ूंगा। संस्थान में कौन कौन से, जैसे रिको, रासिको, रूडा, है ना, DIMC, बहुत सारे हैं ना, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका 8 नंबर, ठीक है। 9 नंबर उद्योग धंधे। 10 नंबर हम बात करेंगे राजस्थान की ऊर्जा। फिर 11 नंबर हम बात करेंगे राजस्थान के खनिज, ठीक है, राजस्थान खनिज। तो साथ साथ में लिखते चले, ठीक है। औद्योगिक संस्थान, ऊर्जा, राजस्थान के खनिज, उद्योग, ऊर्जा, खनिज। 12 नंबर हम बात करेंगे तो राजस्थान के परिवहन। 13 नंबर हम बात करेंगे तो राजस्थान के पर्यटन, ठीक है। 14 नंबर हम बात करेंगे पशु संपदा एवं डेयरी विकास, ठीक है। फिर इसके बाद 15 नंबर पर हम बात करेंगे वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति के बारे में। फिर 16 नंबर पर हम बात करेंगे तो राजस्थान के अभ्यारण्य, ठीक है। फिर 17 नंबर पर राजस्थान की कृषि, ठीक है, कृषि। और एक टॉपिक और होगा इसी कृषि में, जो हम बात करेंगे कृषि जलवायु खंड। देखो वैसे तो आपको पता है कृषि जो जलवायु खंड है ये क्या होता है, ये तो जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन एक बार सिलेबस तो जानते हैं कि सिलेबस है क्या, ठीक है तो ये कृषि का पार्ट है, लेकिन हम इसको 2 तरीके से पढ़ेंगे, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कृषि जलवायु खंड है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो अपने आप में एक टॉपिक ही इसको समझ सकते हो, तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा ना मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ताकि पिक्चर तो बने
एक दिमाग में पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कृषि, फिर आपका कौन सा होगा, कृषि जलवायु खंड। फिर इसके बाद में हम 19 नंबर पर हम बात करते हैं, एक आपका आ जाएगा सहकारिता, सहकारिता। ठीक है, फिर इसके बाद में 20 नंबर पर हम बात करेंगे, 20 नंबर हम बात करेंगे यहाँ से जनगणना, जनगणना। ठीक है, फिर 21 नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ से जनगणना के बाद में जो हमारा होगा वो होगा सूखा, सूखा एवं अकाल। ठीक है, जैसे कौन कब कब सूखा पड़ा और सुकाल के साथ में जो सूखा और अकाल है, जिसमें राजस्थान के पारिस्थितिकी भी आ जाते हैं। तो ये तो हमारे टॉपिक रहेंगे जो भी है, तो एक बार जल्दी से इसको लिखिए, फिर आगे और बात करते हैं। अब इन टॉपिक में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो राजस्थान का सामान्य परिचय से बात करेंगे ना, क्योंकि ये तो हमारे टॉपिक रहेंगे। तो लिख लिया होगा इसको, सूखा एवं अकाल। ठीक है, अब देखिए ये हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। सबसे पहले तो हम सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक हैं वो आपके सामान्य परिचय पर डिपेंड करते हैं। आप कहोगे कैसे, भूगोल में मैप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में मैप नहीं हुआ, अगर आपके पास में मैप नहीं हुआ तो आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। जितने भी टॉपिक हैं मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो भौतिक प्रदेश में मैप से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, नदियों से बनते हैं, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, लेफ्ट वाली कौन सी है, राइट वाली कौन सी है। ठीक है, झीलें हैं तो झील से संबंधित जैसे खारे पानी की झीलों का किस तरफ ज़्यादा रहती है या मीठे पानी की झीलें किस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, सिंचाई परियोजना बिल्कुल मैप पर है, जैसे IGN भी पढ़ते हैं या कोई भी परियोजना पढ़ते हैं मैप पर ही पढ़ते हैं। औद्योगिक संस्थान जिस जलवायु है पूरा मैप पर, कौन कौन सा जलवायु प्रदेश है, मिट्टी है, कौन सी मिट्टी कहाँ है बिल्कुल मैप पर पढ़ा जा सकता है। औद्योगिक संस्थान बिल्कुल मैप पर है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है ना कि A श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र किस तरफ है, B श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र किस तरफ है, किस क्षेत्र में औद्योगिक ज़्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ से पूछा तो जा सकता है उद्योग से मैप पर। ठीक है, फिर ऊर्जा, बिल्कुल ऊर्जा से भी आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऊर्जा हम पढ़ते हैं ना, जैसे सूरतगढ़ है, छबड़ा है, काली सिंध है, तो उनके लोकेशन क्या है और कौन कौन से ऊर्जा जो ऊर्जा संसाधन में जो संस्थान भागीदारी है उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकते हैं। परिवहन मैप पर, पर्यटन मैप पर। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे टॉपिक आपके मैप से संबंधित है। पशु संपदा भी कौन सी नस्ल कहाँ पर है, ठीक है, मैप से संबंधित है। अभ्यारण्य मैप, कृषि में भी हम मैप से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो तो जो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास मैप तो होना चाहिए। मेरी क्लास जब भी आप लो तो एक मैप जरूर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो शुरुआत आज करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। देखो राजस्थान का जो सामान्य परिचय इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पर तो राजस्थान की स्थिति, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, स्थिति और विस्तार। अब देखिए स्थिति और विस्तार में क्या है। अगर हम पहला पॉइंट हम स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान की जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसे होगी कि राजस्थान की ग्लोब पर स्थिति कहाँ होगी, ठीक है, राजस्थान की भूमध्य रेखा के सापेक्ष स्थिति कहाँ पर होगी, राजस्थान की ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष स्थिति कहाँ पर होगी, ग्रीनविच रेखा ना, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ होगी। इसके साथ में हम बात करते हैं यहाँ से राजस्थान की स्थिति अक्षांश के सापेक्ष क्या होगी, राजस्थान की स्थिति देशांतर के सापेक्ष क्या होगी, ठीक है, राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष क्या होगी, और राजस्थान की स्थिति एशिया के सापेक्ष क्या होगी, एशिया, एशिया। इनमें हमारा राजस्थान कहाँ का है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति के बारे में, फिर इसके बाद में सेकेंड नंबर पर होगा विस्तार। तो पहले स्थिति को पढ़ेंगे ना, विस्तार पर बाद में जाएंगे कि विस्तार है क्या। तो पहले स्थिति, विस्तार में क्या है, राजस्थान की स्थलीय सीमा जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है, दूसरी अंतर्राज्यीय हो जाती है। तो वही तो आपके किस में आती है, राजस्थान की विस्तार में आती है। तो सबसे पहले अब आपके दिमाग में आएगा ये चीजें। देखो इन सब का आंसर आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, इन सब का आंसर आप ही बताओगे, ठीक है।
मैं तो केवल समझा दूंगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप इसको ऐसा लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो मैं एक तरफ हट जाता हूं ताकि आप इसको देखो, आंसर तो हम बाद में लिखेंगे, जब समझेंगे ना तभी तो आंसर लिखेंगे। तो एक बार जल्दी से आप इसको लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। स्थिति और विस्तार, ग्लोब, भूमध्य रेखा, ग्रीनिच रेखा, अक्षांश, देशांतर, भारत और एशिया। देखो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शायद आपने इसको लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी हेडिंग लगाइए, राजस्थान की स्थिति को लिखो, राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अब देखो कौन कौन से बिंदु है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अक्षांश। चलो एक चीज आप बताइए, अक्षांश कहते किसे हैं? राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारी बात होगी अक्षांश। एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, कमेंट में आप इस चीज के बारे में कमेंट करना और मुझे बताना था कि मुझे पता तो चले कि इस स्टूडेंट ने ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। और सच ये बताना है कि आपका आंसर क्या था, आपका आंसर क्या था, फिर मैंने आंसर क्या बताया। तो एक बार मैं यहाँ से प्रश्न आपको लिखता हूँ। सबसे पहले छोटी सी बात होती है, अक्षांश कहते किसे? एक बार मैं चेक तो कर लूँ आपने पढ़ कितना रखा है। भाई मैंने कहा कि मैं 0 से पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, तो एक बार मैं जान तो लूँ कि आपने कितना पढ़ रखा है। तो जैसे हम बात करते हैं अक्षांश, अगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से दे दे कि अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, छोटा सा प्रश्न यहाँ दे दे। सबसे पहली बात तो आपको ए नंबर पर वो दे दे ऑप्शन, उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक रेखा, मध्य की काल्पनिक रेखा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी, ये बी ऑप्शन, ठीक है। सी नंबर, और सी नंबर पर जो हमारा होगा वो होगा पूर्व से पश्चिम के मध्य की, पूर्व से पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा, पूर्व से पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा, ठीक है। डी, पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। सच आपने जो भी आंसर दिया ना वो बताना तय है ना, ठीक है। तो कमेंट में बता देना, कमेंट कर देना जो भी है। अक्षांश क्या है? उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक रेखा, उत्तर से दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी, पूर्व से पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा और पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी। तो वैसे तो अभी ये प्रश्न आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है, कि वो पूछ क्या रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप कहोगे बी कैसे होगा? हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूर्व से पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा ये भी बताया होगा, क्योंकि आपको इस चीज को कभी ढंग से नहीं पढ़ा। अब आप पूछोगे सर इसका आंसर ये क्यों हुआ? ये जानना जरूरी है कि सर इसका आंसर यही क्यों हुआ, इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, या कोई और क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर ये ही क्यों हुआ। तो देखो दो तीन चीजें यहां से हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहां बोला अक्षांश क्या है, तो सबसे पहले तो अक्षांश को समझना होगा। एक तो देखो, एक तो होता है अक्षांश रेखा जिसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लेटीट्यूड लाइन। और एक होता है अक्षांश। एक क्या होता है? अक्षांश।
यानी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड बोलते हैं, जाहिर सी बात है लेटीट्यूड ही बोलेंगे, ये तो आपको समझ में आएगा। इसको लेटीट्यूड लाइन, दोनों में अंतर क्या है? आप में से बहुत बोलेंगे सर इमें तो रेखा लाग रही है, इमें रेखा कौन ही लाग रही है। बात तो हाँ भी थारी सही है कि इमें रेखा लाग रही, इमें रेखा कौन लाग रही, लेकिन होवे कहीं है ये। देखो पहली बात तो हम ये देखते हैं, इसमें सबसे पहले जैसे ग्लोब है, इस ग्लोब में यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। एक देखो छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार शुरुआत करेंगे ना तभी तो पता चलेगा भाई। एक बार जिस चीज़ को मुझे समझाना है और जिस चीज़ को आपको समझना है तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर आपको समझनी होगी। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ये भूमध्य रेखा है, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। किस लाइन से? इक्वेटर लाइन, ठीक है, इक्वेटर लाइन भी इसको कहते हैं। किसको? भूमध्य रेखा को। अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, सामान्य भाषा में जो आडी रेखा होगी वो अक्षांश रेखा होगी। सामान्य भाषा में बात करें आडी रेखा अक्षांश रेखा, और सामान्य भाषा में बात करें खड़ी रेखा वो देशांतर रेखा। लेकिन जरा आप मुझे बताइए, इस ग्लोब के ये वाला जो भाग है, यानी ये वाला भाग कौन सी दिशा है? पूर्व। ये वाला भाग कौन सा है? पश्चिम। एक बार हम क्या करेंगे, अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, फिर देशांतर को ले लेंगे। तो मैं ये कहूं कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के मध्य, ध्यान से सुनना, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। मैंने रेखा भी बोला है, मैं अक्षांश तक ही चुप नहीं हूं। देखो एक बार फिर से, पूर्व से पश्चिम के मध्य, यानी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो आप कहोगे सर फिर अक्षांश क्या है? तो इसको भी समझते हैं। जरा आप मुझे बताइए, क्या इस रेखा का ये उत्तरी गोलार्ध है? बोलो ये या नो? बिल्कुल गुरुजी, बात तो आपकी सही है कि ये तो उत्तरी गोलार्ध ही है। ए रेखा को वो कौन सा गोलार्ध है? और दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जरा एक चीज ये मैं आपको बता देता हूं, या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। इस तरफ जो है आपके 89 रेखाएं हैं और इस तरफ आपके 89 रेखाएं हैं, ठीक है। यानी उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं और एक आपके भूमध्य रेखा है। तो टोटल करके ये 179 रेखाएं हो जाती है। अब जरा ये तो आपने समझ में आ गया, हाँ सर इस तरफ 89 रेखा है और इस तरफ भी 89 रेखा है। जरा एक चीज मुझे बताइए, जो मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, जैसे ये लाइन मैंने खींची है, ये मैंने उत्तर में खींची है, दक्षिण में? उत्तर में। ये किस में खींची है? उत्तर में। ये किस में खींची है? दक्षिण में। और ये लाइन किस में खींची है? दक्षिण में। इसका मतलब मैं ऐसे करके 1 2 3 करके 89 रेखा खींच लूंगा, इधर भी ऊपर 1 2 3 करके 89 रेखा खींच लूंगा। अब देखिए आप, मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए ना। देखो ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इसके बीच में दूरी दिख रही है, ये देखो इन दो के बीच में दूरी है। फिर ये रेखा और ये रेखा, इसके बीच में दूरी दिख रही है। फिर आप मान के चलो कि एक रेखा और खींच देता हूं, फिर इसके बीच में भी दूरी दिखेगी। क्लियर है? ये दूरी है और इस दूरी को हम बोलते हैं कोणीय दूरी। क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी। ये दक्षिण दिशा है, इसके बीच में यहां पर ये दूरी है, इसके बीच में यहां पर ये दूरी है और इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम कोणीय दूरी बोलेंगे। अब ध्यान से समझना, ये भूमध्य रेखा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? यस और नो में जवाब दे। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? भूमध्य रेखा से, कौन सा? ये वाला से। भूमध्य रेखा से ये उत्तर है और भूमध्य रेखा से दक्षिण है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? भूमध्य रेखा से उत्तर, ये दिशा उत्तर है, मैं यहां लिख देता हूं, इतना तो आप समझ गए होंगे, ये उत्तर। और ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी है, इस कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल डायग्राम के द्वारा अच्छी तरीके से समझाया है। आपके बीच में ये दूरी दिख रही है, इसको हम कोणीय दूरी बोलते हैं।
तो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी, यहां पर भी कोणीय दूरी है, तो इस कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं आपको देशांतर के बारे में, अब की बार थोड़ा और ध्यान से समझना ताकि आपको याद हो जाएगा। देखो ये रहा ग्लोब, ये आपकी एक रेखा है, इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, और 0 डिग्री देशांतर को मैं ग्रीनविच रेखा भी बोलता हूं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये वाली दिशा कौन सी है? उत्तर, और ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण। सही बात है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सामान्य भाषा में, जैसे देशांतर के बारे में बात करते हैं, देशांतर रेखा, वो दो शब्द देशांतर रेखा, और एक इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, और एक आपका कौन सा होगा? देशांतर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? देशांतर रेखा के बारे में। देखो देशांतर रेखा क्या है? उत्तर से दक्षिण के मध्य, ग्लोब पर, ये ग्लोब है, उत्तर से, या आप ऐसे बोल दो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। बिल्कुल बहुत सरल है। अब जरा आप मुझे बताइए, क्या इस देशांतर रेखा का ये पूर्वी भाग है? सही है। इस देशांतर रेखा का ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, वैसे इससे पूर्व में 180 डिग्री देशांतर है, और यहां पर 180 डिग्री देशांतर है। इधर 180 डिग्री पूर्व में, इधर पश्चिम में 180, टोटल 360 डिग्री देशांतर रेखा होती है। अब देखो ये रेखा है, तो इस रेखा का ये पूर्व है और इस रेखा के पश्चिम है। जरा आप मुझे बताइए, जैसे मैं बात करूं यहां पर मैं एक लाइन खींचूं, ये वाली, ये पूर्व में खींची है ना, ये किस में खींची है? ये भी पूर्व में खींची है, ये पश्चिम में, ये पश्चिम में। अब जरा आप ये देखिए कि ये एक लाइन है, ये वाली लाइन, और ये दूसरी लाइन, इसके बीच में दूरी है ना, इसके बीच में दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी बोलेंगे, कोणीय दूरी। ठीक है, अब जरा देखिए, ये रेखा है और ये रेखा है, इसके बीच में भी दूरी है, और ये रेखा है, ये रेखा, इसके बीच में दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कोणीय दूरी बोलेंगे। अब देखो 0 डिग्री देशांतर से, कौन सा वाला से? ये वाला से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी है, वो कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। मैं बड़बड़ाई जा रहा हूं कि था समझ में आ रही है? बिल्कुल देखो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से प्रत्येक चीज को अच्छी तरीके से समझाया है मैंने, और बिल्कुल मैप पर अगर आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है। उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, अगली बात, वो देशांतर आपसे पूछे तो देशांतर में आप क्या करोगे? 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। अब आपकी जमानत किसे जब्त करता है? आपकी जमानत वो ऐसे जब्त करता है जो आपकी जमानत यहां जब्त हो गई थी। कैसे जब्त हुई? वहां पर उसने अक्षांश पूछा है, ना कि अक्षांश रेखा पूछा है। अगर इसकी जगह वो रेखा देता तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूर्व से पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा होता, ये वाला इसका आंसर होता। अगर वो यहां रेखा देता, लेकिन उसने रेखा नहीं दिया है, उसने अक्षांश दिया है, और उत्तर से दक्षिण के मध्य की जो कोणीय दूरी है वही आपकी अक्षांश है। बारीकी से पढ़ना है, पूर्व से पश्चिम के मध्य की रेखा अक्षांश रेखा है, लेकिन पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर है। बात तो दिशा एक ही है ना, लेकिन फिर भी आपको तो गोल 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 घूमे रे, है ना। वैसे आप पृथ्वी है भी गोली, और आपा ने भी गोल गोल घुमा दिया, तो था समझ में आई कि कौन आई। अब 2 मिनट में मैं थाना चीज लिखवा दूं, फिर आप आगे की बात कर ले से, ठीक है। तो था चीज समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो वापस वीडियो को देख लेना। फटाफट लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए 1 नंबर पर अक्षांश रेखा, लिखो फटाफट। अब साथ में लिखना स्टार्ट कर देना, अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन लिखो। ग्लोब पर
लिखो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य की, पश्चिम के मध्य की काल्पनिक रेखा, मध्य की काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। और एक चीज ये ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर जो आपकी ये है ना, ये अक्षांश रेखा कहलाती है। यहां पर जो है ना, इस अक्षांश रेखा को अंडरलाइन कर लेना, इस अक्षांश रेखा को अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो बाद में फिर वो दिक्कत हो जाएगी। 2 नंबर पर आप लिखिए अक्षांश, इसको हम बोलेंगे लेटीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे? लेटीट्यूड बोलेंगे। लिखो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी, मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश, अक्षांश को अंडरलाइन कर लेना, अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, ठीक है, अक्षांश कहलाती है। ओके, अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप लिख लें। कल से हमारी ऑफलाइन ही क्लास होगी, जो ऑफलाइन में होता है ना वैसे, तो आप रजिस्टर लेके बैठे ताकि उसी अनुसार मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका डायग्राम बनाओ फटाफट। ओके, ऐसा बनाना। ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, या इसको विषुवत रेखा भी अपन बोलते हैं, विषुवत रेखा, एक की बात है ना, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो, ये ऐसे 3 लाइन खींच लो, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये दूरी है, ये दूरी, इसको हम बोलेंगे कोणीय दूरी, कोणीय दूरी। और यहाँ पर भी ये आपकी क्या होगी? इधर भी ये वाली आपकी दूरी होगी, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? कोणीय दूरी। डायग्राम बनाओ जल्दी से, फिर आगे की बात करते हैं। चलो, तो आपने इसको बना लिया होगा, अब मैं आगे की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब आप ऐसा करिए, यहाँ से आप लिखिए देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और देशांतर रेखा में आप लिखिए लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। लिखो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, मध्य की काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। अब देखो यहां से, ये देशांतर रेखा अंडरलाइन कर लेना, नहीं तो ये फिर आपको बार बार परेशान करेगा। एक आपको यहां लिख लेता हूं देशांतर, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लिखो यहां से 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है, ठीक है। और यहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हो देशांतर, ठीक है। अब देखो यहां से इसने बोला, जैसे मान लो आपसे प्रश्न बोल ले कि पूर्व से पश्चिम के मध्य की रेखा क्या है, तो पूर्व से पश्चिम के मध्य की रेखा तो अक्षांश रेखा है,
लेकिन ये पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी क्या है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी देशांतर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसमें आप डायग्राम बनाइए, ये वाला जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। 0 डिग्री ये देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। इसके इस तरह बात करते हैं, ये वाला 1, ये 2, ये ऐसा ऐसे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पर ये कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी, इधर भी यहाँ पर क्या होगी, कोणीय दूरी। ठीक है, और आपको पता है ये वाली दिशा उत्तर है और ये वाली दिशा दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक रेखा तो देशांतर रेखा हो जाएगी, जबकि ये 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो ये वाली जो दिशा हो जाएगी, ये वाली, ये इस ग्रीनविच रेखा की पूर्व दिशा हो जाएगी और इस ग्रीनविच रेखा की कौन सी दिशा हो जाएगी, हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो 0 डिग्री देशांतर से, कहाँ से, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी है, वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है, बाकी हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी है और कितनी आपको समझ में आई है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और पूरा आपको विश्वास दिला देता हूँ। देखो, विश्वास ही दिला रहा हूँ, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, क्योंकि गारंटी दिमाग को स्थिर करती है। विश्वास ये दिलाता हूँ कि जितना भी हम पढ़ेंगे आपको अच्छा मैटर भी मिलेगा और आप पढ़ के खुश भी होगे कि वाह यार मज़ा आ गया। ठीक है, तो क्लास में ऐसे ही बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे हमारी क्लास रही है और क्या वास्तव में ही आपने आज से पहले ऐसी चीज़ें पढ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ पढ़ी तो होगी, लेकिन हमारा इतना से एक्सपीरियंस है कि हम क्लास में पढ़ाते रहते, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो अक्षांश रक्षांश रेखा एक ही समझते हैं, देशांतर माकाड्यू तो देशांतर पूछे तो भी मैं तो परिभाषा आई दे से आऊँ, कौन सी, उत्तर से दक्षिण के मध्य की काल्पनिक रेखा। अगर देशांतर पूछे तो इसका मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी बातें हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी का हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।